नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 22 मई 2023 और आज जो है कोई एमटीएस का एग्जाम नहीं है। दोस्तों आप लोगों की फरमाइश पे मैंने एमटीएस की एग्जाम जब तक फिर से स्टार्ट नहीं हो जाता सेकेंड फेज का तब तक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाता रहूँगा। इससे पहले भी हमने जब एग्जाम चालू नहीं हुआ था फिर भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था 37 और जिन्होंने भी इन्हें लगातार फॉलो किया उनके जो है फ़ायदा पता चल ही गया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी ये फॉलो करना है जिनका एग्जाम बाकी है। और सीजीएल की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको शाम के समय मिल जाती है। तो जिनको एमटीएस देना है, सीएचएसएल देना है या फिर डायरेक्ट सीजीएल भी देना है तो सभी के सभी जो है बच्चे सीजीएल वाले वीडियो को जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझते हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक जो है अंदर याद रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत की तरफ से कितने पदक जीता। देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को तो 4 बार पूछा जा चुका है इसकी वेन्यू की कहाँ पर हुई है ना। लेकिन अब जो है इसके अंदर अगर एग्जामिनर घुसा तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा भाई, तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के लिए किसने पदक जीता। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पदक प्राप्त हुआ है भारत को, वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा। और कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखेंगे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जिसकी आयोजन अमेरिका के ओरेगन में हुआ, वहां पर भारत के तरफ से एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ठीक है, इसके अलावा डायमंड लीग 2022 के विजेता कौन रहे थे, नीरज चोपड़ा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2022 में जो एक गोल्ड हमें प्राप्त हुआ था, इस गोल्ड को किसने प्राप्त किया था, तो नीरज चोपड़ा। भाला फेंक के अंदर, जेवलिन थ्रो के अंदर कितना मीटर भाला फेंक दिए थे, तो 87.58 मीटर तक की दूरी तय कराया था अपने भाला को। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है तो बढ़िया है भाई, तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है, पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है ना। इसके अलावा पीटी उषा को गोल्डन बॉय, उड़न परी ये सब कहा जाता है, और गोल्डन बॉय कहा जाता है आपको किसको, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, परसों एक किताब का नाम पूछा था ए सुटेबल बॉय, चलो बॉय का आ गया नाम, तो ये सुटेबल बॉय पुस्तक जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ ए सुटेबल गर्ल के लेखक भी विक्रम सेठ है ना, तो दोनों इनके पुस्तक का भी ध्यान यहाँ से रखें, है ना। तो खेल के उपनाम जो है ना खिलाड़ियों का, वहां से भी क्वेश्चन आने लगा था बीच में। जैसे दवाल आपसे पूछा गया था किस खिलाड़ी के उपनाम है, तो दवाल जो है ये राहुल द्रविड़ साहब के उपनाम है, जो इस समय वर्तमान में इंडिया टीम के मुख्य कोच है ना, राहुल द्रविड़। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, दवाल नाम है। इसके अलावा टर्मिनेटर हरभजन सिंह का नाम है, हरियाणा हरिकेन कपिल देव का नाम है, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का नाम है, नजफगढ़ का हीरो सहवाग का नाम है, क्रिकेट का भगवान सचिन का नाम है, दादा सौरव गांगुली का नाम है। तो ये सब कुछ जो है उपनाम आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पेले ब्लैक पर्ल कहा जाता है और पेले के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गिरिजा देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। सबसे पहले गिरिजा देवी किससे संबंधित है ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ठुमरू लोक गायन से, ठुमरी है ना, ठुमरी की रानी भी कहा जाता है इसे, ठुमरी की रानी। जैसे आप लता मंगेशकर को जानते हैं गायकी के लिए, उसी प्रकार ठुमरी के अंदर आप गिरिजा देवी को समझ सकते हैं। जैसे पंडवानी के अंदर तीजन बाई को समझते हैं, उसी प्रकार से, है ना। हर फील्ड में अपनी अपनी एक महारत हासिल किए हुए पर्सन रहते हैं। जैसे मिथिला पेंटिंग में रमा देवी, ये सब जो है महाकौशल्या देवी, ये सब जो भी है, इसी प्रकार से आप ठुमरी के अंदर गिरिजा देवी को समझ सकते हैं। तो इनको 1989 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गिरिजा देवी को बाद में 2016 में पद्म विभूषण भी दिया गया है ना। मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि भाई अगर आप कहीं पे काम करने जाओगे किसी कंपनी में या फिर किसी सरकारी जॉब की बात कर लो, है ना, तो पहले जैसे आप एमटीएस बने, फिर 2-3 साल के बाद जो है आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दोगे तो फिर एलडीसी बन जाओगे। एलडीसी के बाद 2-3 साल, 1-1.5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, तो 5 महीने में या वैकेंसी आ गई तो फिर से आप एग्जाम दो, आप जो है अब यूडीसी बन जाओगे। फिर कहाँ तक जाओगे आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो है भारत रत्न है, इसके बाद आपका पद्म विभूषण है ना, फिर पद्म भूषण है,
पद्म भूषण और फिर आपका है पद्मश्री। तो भाई किसी को जो है अगर ईस्वी वाली बात आपको एग्जाम में कर रहा है एग्जामिनर, तो आप ये से पकड़ लोगे कि भाई पद्म भूषण और पद्म भूषण बोल रहा है, तो मैं ईस्वी से भी डिफरेंस कर सकता हूँ कि जो पहले का है हमसे ज्यादा पास्ट का है उसमें छोटा अवार्ड मिला होगा, और जो ज्यादा करीब का ईस्वी है इसमें बड़ा अवार्ड मिला होगा। अब देख लीजिए 1989 और 2016 में मिला है 2 नंबर की जो वरीयता है, और 1989 में मिला है 3 नंबर की वरीयता वाला। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कुछ लोक कलाएं जो आपके एग्जाम में आता है, जैसे पंडवानी, तीजन बाई वगैरह इनसे संबंधित है। राउत नाचा, सुआ, कर्मा, है ना, ये सब जो है गेंदा, है ना, इस प्रकार से जो है ये भी एक जो है आपका छत्तीसगढ़ में होता है। अभी अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना, ऑप्शन में दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। एक कजरी दिया गया था ऑप्शन में, उसमें गेंदा भी ऑप्शन में था। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर रिंग की उपस्थिति होती है। देखिए अगर आप मैप भी देखे होंगे, जो ग्रह की डायग्राम होती है अगर आपने देखे हैं तो वहां पे आप देखे होंगे कि जो सैटर्न होता है, जो शनि होता है, उसके आगे एक और इस प्रकार का जो है बनाया रहता है रिंग के टाइप से, ठीक है। अन्य ग्रह के पास नहीं रहता है, वो ये थोड़ा अलग दिखता है सैटर्न। तो सैटर्न के बाहर जो है रिंग पाई जाती है, वलय पाई जाती है, इसे हिंदी में वलय कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल, शनि जो है सौर मंडल की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। जैसे सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो आप बताएंगे जुपिटर जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है 8 प्लेनेट में। हमारे पास प्लेनेट्स कितने हैं भाई, तो 8 हैं, पहले 9 हुआ करता था, है ना, अब 8 हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट है ये जुपिटर है। जो सेकेंड लार्जेस्ट है ये कौन सा है, तो ये आपका कौन है, सैटर्न है, शनि है, ठीक है। यहां तक समझ में आई। दूसरा है कि ऐसे हमारे पास 2 प्लेनेट हैं जिनके पास कोई भी जो है आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, है ना, उपग्रह नहीं है। तो ये आपका बुध और शुक्र, इन दोनों के पास लड्डू उपग्रह है, कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में क्या है, तो शुक्र ग्रह के बारे में वही से मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, है ना, पृथ्वी की बहन है ये पृथ्वी की, ये सभी के सभी पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं इसे। तो ये सब सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये सबसे ब्राइट वाला, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये चारों पांचों बात जो है शुक्र ग्रह के बात में है। इसके अलावा बुध के बारे में क्या है, तो बुध जो है ये सबसे तीव्र ग्रह है। तीव्र करने का मतलब है फास्ट रन करता है, फास्ट घूमता है ना, तो ये भी है। और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध, है ना, सबसे छोटा है, और सबसे छोटा होने के नाते अपने पिता सूर्य के पास बैठा रहता है। वैसे सूर्य तो सभी ग्रह का पिता है, लेकिन छोटा लड़का जो है अपने पिताजी के पास रहते हैं, एकदम करीब, है ना, तो ये सूर्य के पास बैठे रहते हैं, बुध ग्रह, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह जो है, सबसे अधिक सैटेलाइट जो है ये आपका अभी बृहस्पति के पास है। देखिए बीच में जो है ये मामला शनि के पास आ गया था, फिर से जुपिटर के पास आ गया, और फिर से अब शनि के पास जाने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बृहस्पति ही मारना सही करना हो तो। इसके अलावा सौर मंडल की सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये जुपिटर ही है, अभी तो भी बताया। और माफ कीजिएगा, सौर मंडल की जो सबसे बड़ा ग्रह है ये तो जुपिटर है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये भी जुपिटर का ही है, जिसका नाम है ज्ञानामीड। क्या नाम है, ज्ञानामीड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है सबसे बड़ा सैटेलाइट है सौर मंडल की, ठीक है। अब देखिए जो ग्रह होती है इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसमें मंगल को भी संभाल लीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो है पार्थिव ग्रह है जी, है ना। इसके अलावा जो आपका शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब जो है बाह्य ग्रह है, बाहरी ग्रह है, ठीक है, ये बाहरी ग्रह है। आपको अगर क्रम याद है तो उससे भी आप अंदाजा लगा लेंगे। और इसे आंतरिक इंटरनल प्लेनेट कहते हैं, या फिर इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, ठीक है। और इस सब को जो है खुले आंख से देखा भी जा सकता है, जैसे आप पृथ्वी को तो महसूस ही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रहते ही हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वही चंद्रमा, तो ये बात भी ध्यान रखियो, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मैं नास्तिक हूं ये एक अलग पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूं ये एक अलग पुस्तक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक जो है ये भगत सिंह साहब है। नौजवान सभा का गठन भी भगत सिंह साहब ने किया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे।
हसरा का फुल फॉर्म जो होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनसे भी जुड़े रहे भगत सिंह साहब, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हसरा की जो स्थापना हुई थी ये दिल्ली के अंदर हुआ था, तो ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। और दिल्ली के अंदर उस पार्टिकुलर जगह का नाम पूछा गया है कि कहां पर हुआ था, तो वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम में, ठीक है, जो पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, तो यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भगत सिंह जो है 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है बम फेंके थे। ये भी आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह के साथ जो बम कांड हुआ था उसमें उनके सहयोगी कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन पे केस चलाया गया था, है ना। इसके अलावा भगत सिंह को फांसी की सजा दिया गया था, तो ये कब भैया, 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। उसी साल गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, है ना, 1931 में। और 1932 में आपका जो है पूना पैक्ट हुआ था, है ना, पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर साहब और गांधी जी के साथ, है ना। इसके अलावा एक रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है 1931 में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932, ये ईस्वी एकदम लगातार है, तो आपको तीनों गोलमेज राउंड टेबल का जो है ये डेट याद, मतलब ईस्वी याद रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के तरफ से किसने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अंबेडकर सर भाग लिए थे। इसके अलावा जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो चेयरमैन थे, जो आप चेयरपर्सन थे, ये रोल कौन अदा किए थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय के ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है। एक मैकडोनाल्ड पिज्जा भी आता है क्या, है ना, आता है शायद, है ना। तो उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे इनका मतलब चेयर पर्सन थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इसके अलावा इरडाई में आर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले भाई ये इरडाई किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पूछेगा जरूर। ये बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बीमा इंश्योरेंस जो होती है ना। इरडाई, इरडाई का मुख्यालय कहाँ पे है, ये हैदराबाद के अंदर है। स्थापना की बात करें तो 1989 में है। देखिए हैदराबाद के अंदर कई चीजों का मुख्यालय है, जैसे अभी हाल में आपके ट्रेंड में ग्राम पंचायत से काफी क्वेश्चन आ रहा है, तो ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय जो है ये आपका हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसके अलावा हैदराबाद में चार मीनार भी है, हैदराबाद में चार मीनार भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हैदराबाद में एक चीज और अभी अभी करंट से हुआ है लेकिन थोड़ा पुराना हो गया है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, है ना। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य का जो प्रतिमा है ये हैदराबाद में लगाया गया है। और एक इसी प्रकार का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो आपका कहाँ पे है, केवडिया में है, केवडिया, केवडिया गुजरात में है। इसका नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो इस समय विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अब किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका है, रामानुजाचार्य का। इसी प्रकार से स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज भी की जो है आपका उद्घाटन हो चुका है, तो ये आपका महाराष्ट्र के लातूर में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये अंबेडकर साहब की प्रतिमा है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इरडाई में जो आर का फॉर्म होता है कि पूरा फॉर्म क्या होती है, तो रेगुलेटरी होती है ना। इसके अलावा कुछ अन्य जो आपके यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं इसका फुल फॉर्म आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। जैसे BAI, आपको SAI का पूछा गया था, जैसे BAI इसका क्या होगा भाई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे सेबी, सेबी का क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। इसके अलावा SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे IOC, इसका दो हो सकता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो सकता है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अलावा IPC, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक काउंसिल। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कुछ फुल फॉर्म। इसके अलावा आपने सार्क का भी ध्यान रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना भैया 1985 में पूछा जाता है और मुख्यालय जो है काठमांडू के अंदर है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस प्रकार से। इसके अलावा एक आसियान आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना।
ना, आसियान, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और उस समय सल्तनतकालीन शासक कौन थे? महमूद तुगलक, महमूद नसरुद्दीन महमूद तुगलक। देखिए, एक मोहम्मद बिन तुगलक अलग शासक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एक अलग शासक है, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक हैं, है ना। और एक है आपका नसरुद्दीन महमूद तुगलक, है इसी वंश के, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तैमूर की आक्रमण होती है ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में होती है 1398 में। इसी से 100 साल अगर आप जोड़ देंगे तो 1498 में भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, ठीक है, वास्को डी गामा को दिया जाता है। इसी से एक साल बाद 1498 में डिट्टो, है ना। इसके अलावा 1502 में वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत भ्रमण के लिए आते हैं। तो ये बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत कब आए, तो 1502 में। और जब पहली बार आए थे वास्को डी गामा 1498 में, तो कहाँ पहुंचे थे भैया? कालीकट, है ना, कालीकट पहुंचे थे, आजकल इसे कोझीकट कहा जाता है। तो ठीक है, समझ गए किसके सामने आक्रमण हुआ था, और उससे मैं रिलेट कर दिया दूसरे बातों को। तो ये भाई समझना है आपको, मैं तो यही बताता हूँ कि भाई लिंक करके पढ़ा कीजिए, जीके जीएस, काफी चीज याद होगी, है ना। बाबर को तैमूर का वंशज माना जाता है। बाबर इंडिया से पहले कहाँ पर थे भाई? फरगना में रहते थे। इसके अलावा बाबर जो है इंडिया में कब दस्तक दिए? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना कर डाले। 1527 में एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। 1528 में एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। 1529 में एक युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। इसके अलावा 1530 में कौन सा युद्ध होता है? कोई भी युद्ध नहीं होता है, और ये स्वर्ग सिधार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक कोड भी बना दिया था, है ना, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ, है ना। तो ये बाबर से संबंधित जो है 5 इवेंट है, 5 ईस्वी लगातार है। इसके अलावा बाबर को कलंदर कहा जाता है, और बाबरनामा का लेखक खुद बाबर हैं, यानी पढ़े लिखे थे, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के किस प्रदेश में आम्र वर्षा होती है? देखिए, आम्र वर्षा का अभी समय है आम्र वर्षा का, और आपका एग्जाम होने जा रहा है जून के अंदर। और जून में जो है पहला सप्ताह यानी 5 से 7 जून के बीच जो है भारत में मानसून का दस्तक होती है, जो कहाँ से होती है? केरला से ही होती है, ठीक है। तो जो ये मानसून आने से पहले की जो भी दस्तक होगी बारिश की, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये? तो कर्नाटक और केरला के अंदर होता है। तो ध्यान रखेंगे, आम्र वर्षा कहाँ होता है? कर्नाटक और केरला। आम्र मतलब आम ही है, मंगो है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून में, ठीक है। इसके अलावा आम्र वर्षा किस प्रकार की वर्षा है भाई? प्रे मानसून वर्षा है। प्रे माने होता है पहले, जैसे प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा, पोजीशन के ठीक पहले प्रीपोजिशन, है ना, उसी प्रकार से प्रे मानसून मतलब जो मानसून है उससे पहले की वर्षा है, ये आम्र वर्षा। एक बंगाल में एक तूफान आता है जिसका नाम है काल बैसाखी। ये बंगाल के साथ साथ झारखंड, बिहार इत्यादि, उड़ीसा वगैरह में भी झटका इसके असर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये बेसिकली आती कहाँ है? बंगाल के अंदर आता है। देखिए, तूफान आपसे एग्जामिनर 2 प्रकार से पूछते हैं, एक तो हालिया आया रहता है जिसका किसी देश ने नाम दिया रहता है जहां से उत्पत्ति होती है, या फिर टर्न होता है कि भाई अब की बार ये देश नाम देगा, है ना। तो ये करंट सेक्शन से आता है। और कुछ ऐसे तूफान, जैसे अब हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को साइक्लोन कहते हैं, तो ये स्टैक्ड फॉर्म में है ना, ये नहीं बदलेगा कभी, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिएगा इस चीज को। लू जो है ये उत्तर भारत, राजस्थान में भी आते हैं, उत्तर भारत में भी आते हैं। लू गर्मी के दिनों में, खास करके बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में आपका लू चलता है जब गेहूं वगैरह कटती रहती है। इसके अलावा लू में कहा जाता है कि अगर आप जो ये कच्चा आम होता है ये खाते हैं तो आपको फायदा करता है ना। 2011 जनगणना के अनुसार देश की समग्र दशकीय वृद्धि कितनी रही थी? 17.64% जो है अकॉर्डिंग टू 2011 अब देश की दशकीय वृद्धि को आंका गया था। देश की दशकीय वृद्धि के साथ साथ कुछ डाटा आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अब आपसे सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक घनत्व, सबसे कम घनत्व, सबसे अधिक शहरी, सबसे कम शहरी, ये सब, सबसे अधिक लिटरेसी रेट, सबसे कम सेक्स रेशियो, सबसे अधिक सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अमीर, ये सब पूछ के एग्जामिनर अब थक गया है। तो अब डाटा इस वाले सीट से लेना स्टार्ट करता है,
ठीक है, फिर भी आपको जितना मैंने बोला वो तो आना ही चाहिए। एक बार मैं यहाँ से मौखिक रूप से जरूर बता दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़ के जो है पॉपुलेशन में मोस्ट पॉपुलेटेड जो है कंट्री बन गया है। तो ये तो कुछ पूछने की बात ही नहीं था, क्योंकि हमारा जो हमसे जो बड़ा था वो सिर्फ चाइना ही था। बाद बाकी हम इतने के फासला के अंतर से बड़े हैं सब अन्य देशों से कि हम मेरा बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, तो हम चाइना को भी पछाड़ दिए हैं। अब हमारी जो पॉपुलेशन हो गया है वो 142 करोड़ से भी अधिक हो गया। हालांकि ये 2021 के जनगणना का ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये यूएनओ ने अनुमान लगाया है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं, है ना। इसके अलावा अभी आपको 2011 की जो जनगणना के डाटा हैं वही आपको ध्यान रखना है। तो जनगणना की जो दशकीय वृद्धि रही थी ये 17.64 रहा था, 64 रहा था, मैंने लिख दिया है आंसर में, है ना। जनसंख्या घनत्व 382 रहा था, लिंगानुपात 943 रहा था, 943 माफ कीजिएगा, है ना। ये जो है लिंगानुपात रहा था, सेक्स रेशियो। टोटल जो लिटरेसी की बात है 74.04 रहा था। टोटल फर्टिलिटी की बात है तो 2.2% रहा था। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी अभी कहा भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, सबसे कम, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरला, सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा, सबसे अधिक वन एमपी, सबसे कम वन हरियाणा, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर, है ना, सबसे कम शिशु मृत्यु दर। इसके अलावा सबसे अधिक लेडी साक्षरता, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक, इतना चीज जितना मैंने कहा इतना जरूर आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तो ये क्षेत्रफल दर्शा रहा है, 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान है। इसके अलावा आपको जो है याद नहीं रखना है। जनसंख्या के मामले में 3 राज्य जरूर याद रखना है। सबसे बड़ा यूपी है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र आ गया और 3 नंबर पे बिहार है जनसंख्या के मामले में ओवरऑल, ठीक है। ये बात ध्यान है। यहाँ पे दशकीय वृद्धि वाला सीट में आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो हुआ था देश में समग्र 17.64 और सबसे अधिक पार्टिकुलर स्टेट में हुआ था कहाँ का? मेघालय का। मेघालय का दशकीय वृद्धि जो है लगभग 28% के करीब है ना, 27.9 है। इसके अलावा सबसे कम दशकीय वृद्धि या फिर कहें कि नकारात्मक दशकीय वृद्धि तो ये आपका किसका रहा था? तो नागालैंड का रहा था, -0.6%, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया है उत्तराखंड का, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का रखा हूँ। मध्य प्रदेश की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी है, गढ़ी है ना, घड़ी नहीं गढ़ी। और ये किस पहाड़ी में भाई? ये महादेव पहाड़ी में है। और महादेव पर भी पहाड़ी जो है किस पर्वत रेंज की चोटी है, मतलब पहाड़ी है? तो ये सतपुरा रेंज की है। देखिए रेंज कहने का मतलब है कि जो श्रृंखला होती है, पर्वतों की श्रृंखला। अब इसमें किसी एक पार्ट को अलग पहाड़ी नाम दिया जाता है और उसका जो एक पार्टिकुलर चोटी होता है उसको कहा गया है धूपगढ़ी। ये धूपगढ़ी मान लीजिए, ये महादेव मान लीजिए, और ये जो रेंज है ये आपका सतपुरा रेंज है। समझ में आया? नहीं तो एक ही बात को 3 बार कहने से आप सोच रहे होंगे कैसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर देवमाली नहीं और महेंद्रगिरी हो तो महेंद्रगिरी को टिक करके आना, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, सेकंड कुमायूं हो जाएगा, है ना। तो नंदा देवी जो है ये सबसे ऊंचा चोटी है आपका, कहाँ का? उत्तराखंड का। इसके अलावा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। और इंडिया का, प्योर इंडिया का जो सबसे ऊंची चोटी है ये भी कंचनजंगा। वैसे K2 इंडिया का सबसे बड़ा है, लेकिन इसके कुछ अंश पाकिस्तान में भी है, इसीलिए कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा चोटी माना गया है इंडिया के स्तर पे। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पश्चिमी जो घाट है, जो आपका वेस्टर्न रीजन है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। अनायमुदी के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां का भी नाम आपको ध्यान रखना है, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, है ना, तुंगभद्रा, है ना, कृष्णा, है ना, कावेरी, ये जो भी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से स्टेट को देखते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब पश्चिमी घाट, गोवा, ये सब पश्चिमी घाट के किनारे स्थित राज्य हैं। चलते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट को जो है ये हॉट स्पॉट माना गया है इंडिया में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तेलंगाना में किस त्योहार में महाकाली की पूजा होती है? तो ये बोनालू महोत्सव है तेलंगाना के अंदर, इसमें देवी महाकाली की पूजा होती है। तेलंगाना में एक बतुकम्मा त्योहार होता है, इसमें महागौरी की पूजा होती है। और
बथुकम्मा को जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की त्योहार है थाईपुसम। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा होती है। मुरुगन भगवान कौन है? तो भगवान कार्तिकेयन जो है ये आपका मुरुगन है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार के जो छठ पर्व होते हैं इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के त्योहार में आपका जो है सूर्य को भोग लगाया जाता है, इसमें भी सूर्य की पूजा की जाती है। तो ये कुछ त्योहार मैंने कल जो है कितने कितने दिन त्योहार मनाया जाता है इस पे बात कर लिया था। जैसे पोंगल मनाया जाता है आपका 4 दिन तक, है ना, पोंगल 4 दिन तक, मेदराम जात्रा त्योहार 4 दिन तक, छठ जो है 4 दिन तक, हॉर्नबिल जो नागालैंड का है ये आपका 10 दिनों तक। तो ये मैंने कुछ जिक्र कर लिया था कि कितने कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शाहजहां के पुत्रों के बीच कौन सा लड़ाई हुआ था? भैया शाहजहां के पुत्र का नाम डायरेक्ट पूछा गया था, तो इसके बीच एक लड़ाई भी हुई थी उत्तराधिकारी के लिए, है ना। बाप को कैद करके उत्तराधिकारी के लिए जो है एक लड़ाई लड़ा, है ना, अपने में ही लड़ पड़े। और यही होता है आजकल, तो यही चलता है कि लोग अपने में ही लड़ने लगते हैं, है ना। तो ये जो है शाहजहां के पुत्र के बीच जो लड़ाई हुआ था इसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। ये हुआ था आपका 1657-1658 में। कहीं कहीं 1657 भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको 1658 ही मारना है अगर दोनों ऑप्शन में है तो, क्योंकि 1657 में प्लान वगैरह बने और बाद में जो है प्लान होकर 58 में जो है लड़ा गया। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, इनका नाम था दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सुजा, है ना। ये 4 पुत्र थे, है ना, शाहजहां के। शाहजहां खुद में किसके पुत्र थे? तो जहांगीर सलीम के पुत्र थे, जो 1627 में मुगल गद्दी को संभाला था। शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। और जहांगीर जो है किसके पुत्र थे? अकबर के। और अकबर से पहले कौन थे? हुमायूं। हुमायूं से पहले कौन थे? बाबर, है ना। तो ये मुगल वंश के कुछ क्रम, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार किस आर्टिकल में है? देखिए राज्यपाल की क्षमादान के अधिकार जो है 161 में है, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार जो है ये 72 में है। राज्यपाल की पद जो है 153 में है, प्रेसिडेंट की पद जो है ये 52 में है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राज्यपाल होता है 165 के तहत एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य के अंदर करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है केंद्र में करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, दोनों को एक साथ जो है पैरेलल करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपसे कहा है कि भाई राज्य के अंदर गवर्नर और केंद्र में प्रेसिडेंट, है ना, राज्य के अंदर जो है एडवोकेट जनरल और केंद्र में जो है अटॉर्नी जनरल, इन दोनों को एक साथ पढ़िए। राज्य के अंदर जो है सीएम और केंद्र में जो है पीएम, इनको भी एक साथ पढ़िए, तो काफी चीजें जो है आपका आसान हो जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजीआई जो होते हैं हाई कोर्ट के लेवल पे, उसकी नियुक्ति जो है आपका कौन करते? खाली सीजीआई लिखना पड़ेगा, आई लिख देंगे तो पूरा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। ये पोस्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, सीजीआई, है ना। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं इसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट वाले का, ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्यपाल की जो है इसमें परामर्श लेते हैं, बस इतनी सी फर्क है। और केंद्र में तो करते ही करते हैं। राज्यपाल की स्वयं नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, और राज्यपाल एक ऐसा पोस्ट है जो प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। इसमें कोई भी टाइम बॉन्ड नहीं है कि आपको 4 साल 5 साल करना है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक जो है वो पोस्ट पे रह सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हॉकी मैदान की डायामीटर क्या होती है ना। तो हॉकी मैदान की डायामीटर भैया 60.96 गुने 25.9 मीटर होता है। इसे आप 61/26 याद रख ले तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, और क्रिकेट में भी 11 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है, टेनिस में 1 या 2 होता है। तो इस प्रकार से कुछ खिलाड़ी, अच्छा कबड्डी पूछा जाता है ना, कबड्डी में 7 कहिएगा, है ना, कबड्डी में 7 होता है। तो ये सब कुछ खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बात मैं आपको बता रखा हूँ। अब आप लोगों के लिए अगला एक प्रश्न है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, आप लोग यहाँ पे तो 1 से अधिक है, आप एक का भी नाम मुझे कमेंट करके बताएं तो हम समझेंगे कि आप जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।